हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का सैटरडे स्पेशल क्विज लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको 50 मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूं, इसमें 46 तक क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए हैं किसी ना किसी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है। आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे आ सकते हैं और लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जिताएगा? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं बोए गेहूं युद्ध जिताएगा। किस राष्ट्रपति ने कहा था यूएसए के? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, टाइम तो आपको मिल ही चुका है इसका काफ़ी ज़्यादा। इसका आंसर क्या होगा? विल्सन ने कहा था अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जिताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, 46 तक जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, इसलिए ध्यान से दीजिएगा आंसर सभी क्वेश्चंस के। तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? 2008। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय 2008 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ये क्वेश्चन तो बार बार ही पेपर में पूछा जाता है और आई होप सबको आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है? अब बताइए, 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय परियोजना का क्या नाम है? अब ये पहला मानवीय मिशन है, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? गगनयान परियोजना जो है वो दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है। याद रखिएगा इस परियोजना को। एक प्रारूपिक ध्वनि संकेत की बैंड चौड़ाई होती है, तो एक प्रारूपिक जो ध्वनि संकेत होता है उसकी बैंड चौड़ाई यानी कि बैंड विड्थ कितनी होती है? बताइए। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 4 किलो हर्ट्ज। ओके, 4 किलो हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो बताइए किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा जाता है, पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप। इसका आंसर होगा सन 1966। जिस वर्ष हरियाणा बना उसी वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हो गई थी। ओके, सन 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई है, तो हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है? इनमें से बताइए, ए बी सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ये बहुत बार पूछी जाती है। दूसरे लेवल पर कौन है, तीसरे लेवल पर कौन है? चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार? आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी जब भी आता है हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो बताइए किस चीज़ के लिए ये जो पुरस्कार है पुलित्जर? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, याद रखिएगा इसलिए। और ऊपर से ये पहले पेपरों में पूछा ही जा चुका है, तो ऑब्वियस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। सीरियल पोर्ट आंकड़े को एक समय पर डैश बिट क्रम से स्थानांतरित करता है। अब बताइए, सीरियल पोर्ट किसी भी आंकड़े को एक टाइम में कितने बिट स्थानांतरित करता है एक टाइम में? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 बिट। एक टाइम में 8 बिट स्थानांतरित करता है, यानी कि 1 बाइट। ओके, आपको पता होगा 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनते रहिएगा साथ साथ। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? अब बताइए, बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या गुड़गांव? दीजिए आंसर।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेमस पर्सनैलिटीज का आपको पता होना चाहिए किसका जन्म कहाँ हुआ। किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था? अब पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। एक तो पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। अब ये स्थापित कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 1906 में ये वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया था देहरादून में। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? अब बताइए कौन सा उपन्यास है चार्ल्स डिकेंस का? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस का ऐसा उपन्यास है जो गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो हार्ड टाइम्स है वो उपन्यास किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। अगर एक बार पेपर में पूछी गई है ना कोई चीज़, तो दोबारा भी पूछी जा सकती है घुमा फिरा कर, इसलिए उपन्यास याद रखिएगा। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है हार्ड टाइम्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? अब बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? आपको पता है आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में एक ना एक तो पूछा ही जाता है वैसे भी। तो इसका आंसर क्या होगा? 324। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, याद रखिएगा। पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। चंद्र जमा उदय यानी कि चंद्रोदय, यहाँ कौन सी संधि है? अब बताइए। अब आपको इतना लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चंद्रोदय लिखा हुआ है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सी संधि है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो क्या होगा इसका आंसर? गुण संधि। अब देखिए मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ, जब कहीं कहीं पर ए या ओ की मात्रा आ जाए तो वहां पर गुण संधि होती है। अब चंद्रोदय में देखिए ओ की मात्रा आ रही है ना, तो गुण संधि हो गई। ओके, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देंगे, लेकिन आप अपना बस आंसर दे सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो गुण संधि है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया है, ठीक है। और ये स्टेट के एग्ज़ाम्स आपस में कई बार कन्वर्ट कर देते हैं, ये वहाँ से उठा लेते हैं। पिछली बार ग्रुप डी में इस तरीके से पेपर उठा लिए गए थे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है जानबूझकर। और इसमें ना ऑप्शंस में आंसर दिया हुआ है डी, ओके, उड़ाना। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा उड़ान। ओके, ऑप्शन में उड़ान है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ, उड़ान होगा इसका, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट। 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है। अब बताइए 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है, यानी कि 19 में उपसर्ग क्या है? मैंने आपको समझा रखा है उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। तो बताइए अब 19 में उपसर्ग कौन सा है इनमें से? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? उन। ओके, उन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब उन का मतलब होता है एक कम, यानी कि 20 से एक कम। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? अब बताइए इनमें से तरु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? पंग। ओके, पग। पग जो है वो तरु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो हैं आपको वो भी याद रखने हैं अच्छे से। देखिए विटप तरु का पर्यायवाची है, वृक्ष तरु का पर्यायवाची है, द्रुम तरु का पर्यायवाची है, और पेड़ तो है ही पर्यायवाची। ओके, ये पेड़ के हैं सारे के सारे पर्यायवाची, तरु, विटप, वृक्ष, द्रुम। लेकिन पग जो है वो तरु का पर्यायवाची नहीं है। तो जो है आप वो याद रख लीजिए बस, जो नहीं होगा वो तो वैसे भी अपने आप ही पता चल जाएगा फिर, ठीक है। तो तरु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विटप, वृक्ष, द्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, यानी कि प्रागैतिहासिक जो काल है उसका अर्थ क्या है? आपको ये बताना है। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, यानी कि
जैसे कि ये बाबर थे, अकबर थे, मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया, अब हमें इनकी पुस्तकें मिलती है ना लिखी हुई कि कब क्या हुआ, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है ना उसका हमें कुछ लिखा हुआ कोई बुक कुछ नहीं मिलती, ठीक है। तो उसे प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं, जिसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं है, यानी कि लिखी हुई कोई चीज़ नहीं मिली हमें साक्ष्य के रूप में। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? अब बताइए वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल या अमेरिका? दीजिए आंसर। आपको पता है वास्को डी गामा कौन था जिसने भारत की खोज की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। ओके, याद रखिएगा। और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? अब बताइए संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? क्या होगा इसका आंसर? 6 से 14 वर्ष, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं ना उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न विशेषता जोड़ी गई थी। अब 42वां संशोधन तो पेपर में इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार पेपर में कोई भी संशोधन नहीं पूछा गया होगा जितनी बार 42वें संशोधन पूछ लिया गया है। ओके, तो इसे मिनी अमेंडमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था इनमें से। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? अब बताइए सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? 5 सेकेंड्स ओनली, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए टाइम अप होता है, जिसको आता होगा उसने आंसर दे दिया होगा, वैसे भी क्वेश्चन इजी ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ओके, जैसे अलग अलग धर्म है उसके आधार पर सामाजिक विभाजन कर दिया, तो उसे सांप्रदायिकता बोल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? अब बताइए क्या सही नहीं है इनमें से? दीजिए आंसर जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। अब जो सही है आप वो याद रखिएगा, ठीक है, सही नहीं तो खुद ही पता चल जाएगा। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि टोटल सदस्य इसके कितने हैं? 15 है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। एक बात ये होगी इसकी। दूसरी, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा, यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? अब बताइए भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे भारत की स्वतंत्रता के बाद। और अगर भारतीय गवर्नर जनरल नहीं पूछा जाए ना, सिर्फ क्वेश्चन में हो कि गवर्नर जनरल कौन बना था भारत की स्वतंत्रता के बाद, कौन गवर्नर जनरल था, तो आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए ना भारत की स्वतंत्रता के बाद, तो सी राजगोपालाचारी आंसर आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? मताधिकार यानी कि मत का अधिकार, यानी कि जो वोट का राइट है, वोटिंग राइट। बताइए अब कौन नहीं यूज कर सकता भारत में वोटिंग राइट? कौन वोट नहीं कर सकता इनमें से? तो क्या होगा इसका आंसर? अवयस्क। अवयस्क यानी कि जो वयस्क नहीं हुआ है, यानी कि 18 साल से कम के जो व्यक्ति है ना वो वोट नहीं दे सकते हैं, बाकी कोई भी वोट कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त यानी कि रद्द, ओके, निरस्त का मतलब है रद्द करने का अधिकार भारत में किसके पास है? यानी कि किसी भी अगर व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो उसको रद्द करने का अधिकार किसके पास है? बताइए इनमें से किसके पास है फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को जो फांसी की सजा मिली हुई है उसको कन्वर्ट कर सकता है उम्र कैद में या किसी और सजा में। ओके,
तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति फांसी की सजा को रद्द कर सकता है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? अब क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1919, सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। आपको पता है कितने ज़्यादा विरोध भी हुए थे। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? अब आपको पता है राजा राम मोहन राय कितने ज़्यादा फेमस थे। 1828 में अभी इन्होंने कई सारे संगठन भी बनाए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनकी सहायता भी की थी कुछ कुरीतियों को ख़त्म करने में। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि जो पुर्तगाल ले आए थे, आपको पता है गोवा उन्हीं के कब्जे में था सन 1961 तक। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद किया था, तब कहीं जाकर ये भारत को मिला था। तो भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाया किसने था इनमें से? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था गोवा को राजधानी। ओके। अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया? अब आयात आपको पता है किसी चीज़ का आना, और निर्यात क्या होता है? किसी चीज़ का विदेशों में जाना, भेजना। ओके, तो कब हटाया गया था सूती वस्त्रों पर से आयात? क्या होगा इसका आंसर? 1881, सन 1881 में अंग्रेज सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था। सन याद रखिएगा, 1881 पेपर में एक बार पूछा गया है तो दूसरी बार भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। मध्यकालीन समय डैश से डैश शताब्दी तक माना जाता है। बताइए मध्यकालीन समय कब से कब तक माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 8वीं से 16वीं जो शताब्दी है ना, उसको मध्यकालीन समय माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये समय वगैरह, वैदिक काल वगैरह, सिंधु सभ्यता वगैरह, इस सब का आपको याद रखना है कब से कब तक थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। यहाँ पर प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी राजधानी पूछी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पटना थी, गया थी, वैशाली थी या राजगृह थी? तो इसका आंसर क्या होगा? राजगृह। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। और एक इसमें पटना है, पटना का पुराना नाम पूछ लिया जाता है कई बार, पाटलिपुत्र था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु था। अब नियोलिथिक युग में बताइए पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था सबसे पहले? भेड़, बैल, कुत्ता या बकरी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, सभ्यता वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, युगों से रिलेटेड भी। तो इसका आंसर क्या होगा? कुत्ता। ठीक है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन सा था? कुत्ता था। ओके, आई होप सबको समझ आ रहे होंगे, याद भी हो रहे होंगे। अगर एक बार में याद ना हो तो वीडियो को एक बार डबल स्पीड में करके कल फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको पक्के याद हो जाएंगे। ओके। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? तो बताइए मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में या प्रागैतिहासिक काल में? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक काल में। आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। ऑब्वियस, आपको पता है अंग्रेज आ गए थे। अभी प्राचीन काल में तो होगा नहीं। प्रागैतिहासिक काल कौन सा था जिसमें कोई लिखित अवशेष ही नहीं मिलते हैं। निम्न में नियोलिथिक का अर्थ क्या है? अब बताइए। नियोलिथिक काल युग में मैंने पीछे आपसे पूछा था कि कौन सा पशु सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो वो कुत्ता बनाया गया था। लेकिन नियोलिथिक है क्या? इसका अर्थ क्या है? अब बताइए क्या मतलब है इसका? पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है या वृद्धावस्था? किसको बोलते हैं नियोलिथिक? तो इसका आंसर क्या होगा? नवपाषाण। नवपाषाण काल को नियोलिथिक बोला जाता है। देखिए न से नवपाषाण काल और न से ही नियोलिथिक, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? अब आपको पता है ईवीएस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पूछे ही गए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के ही उठा रखे हैं। तो बताइए इनमें से प्राकृतिक पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? जल्दी आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर क्या होगा? बांध। आपको पता है बांध मनुष्य बनाता है, खुद से तो बने बनाए पैदा होते हैं नहीं। हवा, वन और जल प्रकृति की देन है, बाकी बांध मनुष्य बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध यानी कि आपस में उनके संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी क्या कहलाती है? बताइए, पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या भूगोल? क्या होगा इसका आंसर? पारिस्थितिकी। ओके, जैविक व अजैविक घटकों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। आप बस इतना याद रख लीजिए, जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन पारिस्थितिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? बताइए, जल प्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा या लहरों द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? चलिए, टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर होगा नदी। नदियों द्वारा जल प्रपात का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बता ही चुकी हूँ मैं, प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ से वो लावा निकलता है ना, उससे उसका मुख बोलते हैं, तो उसके मुख को क्या बोला जाता है? इनमें से बताइए। चलिए, टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकरणीय संसाधन नहीं है? आप बताइए, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ। नॉन रिन्यूएबल बताना है आपको। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? नवीकरणीय क्या होता है? रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो पुनर्नवीकरणीय नहीं होते। तो क्या है इसका आंसर? बताइए। तो चलिए, टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? लौह अयस्क। ओके, लौह अयस्क नवीकरणीय नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल नहीं है। अब देखिए, सौर ऊर्जा, कितनी रोशनी लो मिल जाएगी आपको। वन्य प्राणी वनों में रहते हैं, उन संसाधन की तो कोई बात ही नहीं है उनमें। वन भी दोबारा से उग जाएंगे। लेकिन लौह अयस्क, आपको पता है कितने कितने सालों में मेटल्स बनते हैं धरती के नीचे दबे रहने से, और फिर अगर एक बार इनका भंडारण खत्म हो जाता है तो जल्दी से नहीं बनता है, कई कई करोड़ों सालों में, लाखों सालों में बनता है ये। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, वह कौन सा है? इनमें से बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है और पेपर में भी कई बार आ चुका है। दीजिए आंसर सोच समझ के। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, आपको पता ही है। कौन सा जानवर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है? अब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा फेमस है, तो बताइए कौन से जानवर रहते हैं इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? हाथी। ओके, हाथी जो है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है। पेपर में पूछा जा सकता है कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान उसमें मुख्यतः कौन सा पाया जाता है जानवर? तो हाथी पाया जाता है। निम्न में कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? बताइए, अब क्या बनता है नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा? जल्दी आंसर दीजिए, टाइम अप होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा। जो डेल्टा होते हैं वो नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनते हैं। आपको पता है नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। वैसे ज़्यादातर नदियाँ डेल्टा ही बनाती हैं, एस्चुरी तो बहुत ही कम बनाती हैं। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। अब इसमें शुद्ध रूप बताना है आपको, कौन सा है? आपको सारे ही सेम सेम लगेंगे, लेकिन आपको सोच समझ के आंसर देना है। इनमें कुछ कुछ डिफरेंस सभी में है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाइयों और बहनों, अब देखिए बहनों पर ऊपर क्या आ रहा है? बिंदु आ रहा है, ठीक है, तो आता ही है, आपको पता है बहनों जो उसका बहुवचन होता है उसमें आता है, लेकिन भाइयों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय, यानी कि जो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, यानी कि लिंग पुल्लिंग जो होते हैं, उसमें गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है वो सोच लीजिए पहले तो, और फिर उसके पीछे जो लगता है वही आपको बताना है। प्रत्यय आपको पता ही, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो इसमें प्रत्यय क्या है? आइन। आपको पता है गुरु का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है गुरुआइन। ओके, गुरुआइन, तो पीछे लगने वाले शब्द को का ही पूछा है, प्रत्यय पूछा है, तो गुरुआइन, आइन हो गया इसका प्रत्यय।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से आपको जो सही सेंटेंस है वो निकालना है, बताइए कौन सा होगा। एडजेक्टिव है ये आपको पता है, ध्यान से देखिएगा इसमें डिग्रीज को, कौन सी कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, किस टाइप से क्या लगना है, आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। जल्दी से दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट टॉल स्टूडेंट। अब मोस्ट टॉल तो नहीं हो सकता ना, आपको पता है टॉलर टॉलेस्ट होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यही होती है, ठीक है। अब मोहन इज द टॉलर स्टूडेंट इन द क्लास, सी ऑप्शन में टॉलर क्यों नहीं आया यहाँ पे? अब ये कंपैरेटिव डिग्री तब होती है जब किसी दो इंसानों के बीच कंपैरिजन की जाती है, दो इंसानों के बीच तुलना की जाती है। जैसे मोहन के साथ उसके किसी दोस्त की तुलना कर देते तो टॉलर आता है, लेकिन पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन है ना, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आया? टॉलेस्ट आया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। दो इंसानों के बीच कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और बहुत सारों के बीच में किसी एक को निकालना हो तो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्या है? टॉलेस्ट। चलिए नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कंड्यूसिव। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। यहाँ तक थे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। वैसे तो ये भी मैं आपको जो सिनोनिम एंटोनिम देती हूँ ना, ये पहले किसी ना किसी पेपर में पूछे ही गए होते हैं, ठीक है, तो ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? मॉर्नफुल, फेवरेबल, रिग्रेटफुल या चीयरलेस? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? बी इज करेक्ट, यानी कि फेवरेबल। अब देखिए कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव होता है सहायक या जो हितकर हो। ओके, सहायक या हितकर, यानी कि हमारे हित में हो। और फेवरेबल भी क्या होता है? अनुकूल, कहते हैं ना, ये फेवरेबल कंडीशन है इस चीज़ के लिए, यानी कि अनुकूल कंडीशन है, ठीक है। अब तो कंड्यूसिव का क्या हो गया? फेवरेबल, यानी कि सहायक या हितकर या अनुकूल। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। मॉर्नफुल क्या होता है? दुखी। मॉर्नफुल क्या होता है? दुखी जो हो। ओके, रिग्रेटफुल क्या होता है? जो पश्चातापी हो, जिसको किसी चीज़ का पश्चाताप हो, उसे बोलते हैं रिग्रेटफुल। नेक्स्ट है चीयरलेस क्या होता है? दुखी। अब देखिए चीयरफुल होता है खुश, और चीयरलेस क्या हो गया? उसका उल्टा, दुखी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ड्यूबियस। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? अनक्वेश्चनेबल, इलीगल, डिससिमिलर या एंटी सोशल? दीजिए आंसर। दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। ड्यूबियस क्या होता है? संदेहपूर्ण, जिस पर संदेह हो, यानी कि शक हो। ओके, संदेहपूर्ण जिस पर शक हो, ठीक है, तो वो तो हो गया ड्यूबियस। अब संदेहपूर्ण का उल्टा क्या होगा? निसंदेहपूर्ण। ओके, निसंदेह यानी कि जिस पर कोई संदेह ही ना किया जा सके, तो वो क्या गया? अनक्वेश्चनेबल। अब ड्यूबियस संदेहपूर्ण, यानी कि क्वेश्चनेबल, जिस पर क्वेश्चन लगाया जा सके, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सके, संदेह होगा, आपको कोई डाउट होगा, तभी तो आप उसको क्वेश्चन करोगे ना, तो वो क्वेश्चनेबल हो गया। ओके, और निसंदेह क्या हो गया? अनक्वेश्चनेबल। तो ड्यूबियस का उल्टा क्या हो गया? अनक्वेश्चनेबल। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इलीगल आपको पता ही है गैर कानूनी होता है, और लीगल कानूनी होता है, तो इलीगल गैर कानूनी होता है। डिससिमिलर क्या होता है? अलग। सिमिलर क्या होता है? सेम, किसी चीज़ के सिमिलर हो कोई चीज़, यानी कि सेम। और डिससिमिलर क्या हो गया? उसका उल्टा, यानी कि अलग। एंटी सोशल आपको पता ही है, जो सोशल हो एक दूसरा, उसका हो गया उल्टा एंटी सोशल। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इडियम। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज्ड दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। अब आपको इडियम बताना है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का इडियम बताइए क्या होगा इसका आंसर? लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, रीडिंग केयरलेसली, रीडिंग विद एंग्जाइटी या ग्लैंसिंग ओवर द लाइन्स? दीजिए आंसर। 49th का क्या होगा? ओनली 5 seconds यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है। 5 seconds कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, यानी कि व्यक्त न किए गए चीज़ का मतलब ढूंढना। ओके, व्यक्त ना किए गए चीज़ का मतलब ढूंढना। ओके, कोई चीज़ मतलब किसी ने बताई नहीं है, शो नहीं की है, तो उस चीज़ का मतलब ढूंढना कहलाता है ये। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स क्या हो गया? लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रीडिंग केयरलेसली क्या होता है? सावधानी से। और रीडिंग पढ़ना होता है, तो असावधानी से पढ़ना। रीडिंग विद एनएग्जाइटी, रीडिंग विद मतलब पढ़ना, एनएग्जाइटी मतलब व्याकुलता, तो व्याकुलता के साथ पढ़ना। ग्लैंसिंग ओवर द लाइन्स होता है पंक्तियों पर ऊपर से निगाह मारना, यानी कि थोड़ा सा निगाह मार लेना। ओके, उसे बोलते हैं ग्लैंसिंग ओवर द लाइन्स।
नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप का? होमिसाइड, रेजिसाइड, जेनोसाइड या फ्रेटरिसाइड? दीजिए आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? जीनोसाइड। अब देखिए, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप जीनोसाइड यानी कि किसी जाति समूह का अंतरराष्ट्रीय विनाश करना, यानी कि जनसंहार करना एक तरीके से। ओके, जनसंहार। जीनोसाइड मतलब जनसंहार करना। जहाँ पर भी साइड आ जाए ना, वहाँ पर किसी का मारने वगैरह की बात होती है। जैसे सुसाइड, सुसाइड में क्या होता है? आत्महत्या होती है। ऐसे ही इन सब में भी देखिए साइड है पीछे। तो ये तो हो गया जीनोसाइड। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। होमिसाइड। अब होमिसाइड क्या होता है? नरसंहार। ओके, होमिसाइड मतलब नरसंहार। नेक्स्ट है रेजिसाइड। रेजिसाइड होती है राजा का संहार। रेजिसाइड मतलब राजा संहार। फ्रेटरिसाइड होती है भाई या बहन का संहार। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अभी आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं, नीचे देके जाना है कमेंट बॉक्स में। गलत हो सही हो, आप गलत बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी, तो घबराइएगा मत। कोशिश तो करनी चाहिए ना, अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो आपको आंसर कैसे पता चलेगा? तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा आंसर देने की। अगर ठीक देते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिर भी आपका गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, इससे आपको ये लर्न भी हो जाएगा। अगर एक बार गलत बताओगे तो आपको याद रहेगा हमेशा कि हाँ ये गलत बताया था और इसका आंसर ये था। तो आंसर ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चलिए अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ आपके लिए। ओके, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और बेल आइकन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिस पे आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ में दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और कोई सुझाव हो अगर वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। और हाँ, जिसको हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। जो हरियाणा के एग्जाम्स में पहले HSC में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना एनिमल हस्बेंड्री के और हरियाणा जी के, तो वो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप एनिमल हस्बेंड्री देखना मत भूलिएगा, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और साथ ही वहाँ पर पशुओं की नस्ल भी मिलेगी आपको ट्रिक के साथ। आई एम श्योर वो वीडियोज़ आपको अच्छी लगेगी और याद भी हो जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में देखना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने साथ ही हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स भी डाले हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स देखना भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।